कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। जवान के पिता का वीडियो डालकर बोले राहुल, पीएम को बचाने के लिए झूठ बोल रहे मंत्री। जी हां दोस्तों, चीन मसले पर राहुल ने फिर केंद्र को घेरा। पीएम को बचाने के लिए झूठ बोल रहे मंत्री राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन से जारी विवाद के मसले पर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को कहा था कि बॉर्डर पर भारतीय सैनिक बिना हथियार के गए थे, इसलिए चीन ने उन्हें धोखे से मार दिया। सरकार ने इसका खंडन किया था, लेकिन अब राहुल ने फिर इसे आरोप को दोहराया है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत में घायल हुए एक जवान के पिता अपनी बात कर रहे हैं। घायल जवान के पिता ने बताया था कि उनकी बेटे से बात हुई है, जिसने बताया कि उनके पास कुछ हथियार नहीं था। अब राहुल गांधी ने फिर आरोप लगाया कि दुख की बात है कि भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री अब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अपने झूठ से देश के शहीद जवानों को अपमानित मत कीजिए। राहुल गांधी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया है उसमें घायल जवान के पिता बलवंत सिंह के मुताबिक उनके बेटे ने उन्हें बताया कि जब वो लोग बॉर्डर पर गए थे तो 300 से 400 लोग थे, लेकिन चीनी 2000 से 3000 के करीब थे। वो अचानक रॉड और डंडे लेकर आए, हमें पता नहीं लगा, बल्कि हम लोग खाली हाथ थे। इस दौरान चीनी सैनिकों से हाथापाई हुई और झगड़ा हुआ तो हम बचकर आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र बताए एलएसी पर भारतीय जवानों को बंधक बनाने की बात क्यों छुपाई आप। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी जैसे मसले पर सरकार झूठ बोल रही, यह जनता के साथ विश्वासघात है। संजय सिंह। आम आदमी पार्टी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है। एक ऐसी घटना सामने आई जिससे आज देश आक्रोशित है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय सिंह ने कहा कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प को लेकर पहले बताया गया कि 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर कहा गया कि 20 जवान शहीद हुए हैं, इसके बाद फिर कहा गया कोई जवान चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन कल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि 10 जवानों को छुड़ाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वदलीय बैठक में आरजेडी और आपको नहीं बुलाने पर भड़के यशवंत सिन्हा, बोले यह निचले स्तर की राजनीति। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा तनाव के बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी की ओर से तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, मगर इसमें आप और आरजेडी जैसी पार्टियों को नहीं बुलाने का निर्णय किया गया है, जिसके बाद पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा केंद्र सरकार पर भड़क गए हैं। उन्होंने केंद्र के इस कदम को हैरान करने वाला बताया है। यह हैरान करने वाली बात बता दें, पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि यह निचले स्तर की राजनीति है। आप और आरजेडी जैसी पार्टियों को चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा में शामिल न करना हैरान करने वाला है। बता दें कि केंद्र सरकार को अपने इस कदम के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी को नहीं बुलाने पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर के सियासी बवाल से कहीं गिर न जाए मेघालय की एनडीए सरकार। जी हां दोस्तों, मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाले गठबंधन से नेशनल पीपुल्स पार्टी के चारों मंत्रियों ने इस्तीफा देकर गठबंधन तोड़ लिया है, जिसके बाद बीजेपी सरकार मुश्किल में आ गई है। मणिपुर के सियासी बवाल से मेघालय में बीजेपी के समर्थन से चल रही एनपीपी सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने गुरुवार को कहा है कि मणिपुर की राजनीतिक स्थिति का मेघालय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से बुधवार को उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार सिंह, आदिवासी एवं पर्वतीय क्षेत्र विकास मंत्री एन काइशी, युवा मामलों और खेल मंत्री लेतपाउ हायोकी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एल जयंत कुमार सिंह ने मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये चारों एनपीपी के विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। मणिपुर के एनपीपी प्रमुख थांग मिलेन किपगेन ने कहा कि एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हमने राज्यपाल से
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। किपगेन ने कहा कि राज्य में इबोबी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए नवगठित सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट को आमंत्रित करने की गुजारिश की है। कांग्रेस, एनपीपी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों समेत एसपीएफ के सभी सदस्यों के समर्थन पत्र का भी जिक्र किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर राज्य में कोरोना टेस्ट का एक ही रेट होना चाहिए, केंद्र सरकार तय करे फीस। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से टेस्टिंग की फीस की अंतर पर ध्यान देने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा कि सभी राज्यों में कोविड-19 टेस्टिंग की फीस में एक रूपता होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार मरीजों की देखभाल की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के आदेश को पारित करने पर भी विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों सरकारों को निर्देश देते हुए कहा, राज्य सरकारों को कोरोना वायरस रोगियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल गठित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रेट तय करने की जिम्मेदारी राज्यों की होनी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एक अपर लिमिट बना दें, बाकी राज्य देख लेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा कोरोना टेस्ट के लिए 45 रुपए फीस निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार के बाद दिल्ली ने कोविड-19 टेस्टिंग की फीस 24 रुपए तय की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन की झड़प को लेकर बोले राहुल, सरकार के नींद में होने की कीमत जवानों को चुकानी पड़ी। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर भारतीय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि पहला, गलवान में चीनी हमला पूर्व नियोजित था। दूसरा, भारत सरकार सो रही थी और उसने समस्या से इनकार कर दिया था। तीसरा, इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक समाचार रिपोर्ट अटैच की जिसमें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने कहा है कि 15 जून का हमला चीन द्वारा पूर्व नियोजित था। नाइक ने कहा है कि भारतीय सैनिकों पर हमले की योजना चीन ने पहले से बना रखी थी और भारतीय सुरक्षा बल इसका करारा जवाब देंगे। गांधी ने गुरुवार को भी सरकार पर हमला किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या भारतीय सैनिकों को लद्दाख की गलवान घाटी में निहत्थे भेजा गया था। गौरतलब है कि बीते 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना की झड़प में चीन के 40 से ज्यादा जवान या तो घायल हुए या मारे गए, वहीं भारत के 20 जवान शहीद हुए। सैन्य सूत्रों ने जानकारी दी कि इससे पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प वाले स्थान के पास भारत और चीन की सेनाओं के डिविजनल कमांडरों के बीच बैठक बेनतीजा रही। मेजर जनरल स्तरीय बातचीत में गलवान घाटी से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को लागू करने पर चर्चा हुई। 6 जून को दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में इसी पर सहमति बनी थी। लेह स्थित 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बापत ने वार्ता में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया। मंगलवार को भी दोनों पक्षों के बीच मेजर जनरल स्तरीय बातचीत हुई। एक सूत्र ने बताया, दोनों पक्षों की ओर से हिंसक झड़प के मुद्दे उठाए गए। भारत ने क्षेत्र में पीछे हटने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में ऊंचाई वाले इलाके में एक संकीर्ण पहाड़ी रास्ते पर चीनी सेना द्वारा निगरानी चौकी स्थापित किए जाने की वजह से भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से दूर रखने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने उठाए सवाल, कहा जिलों की लिस्ट भी नहीं मांगी गई। जी हां दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 20 जून से देश के 6 राज्यों 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले से इस स्कीम की शुरुआत करेंगे। इस बीच योजना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र की ओर से उन जिलों की लिस्ट भी नहीं मांगी गई जहां स्कीम के तहत काम कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को लिस्ट में शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते दिनों 2 महीनों में 11 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी ओर से ऐसे जिलों को इस स्कीम के लिए चुना गया है जहां 25,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से वापस लौटे हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कम से कम 6 जिले मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कुछ बिहार, दक्षिण 24 परगना और पुरुलिया इसमें शामिल किए जा
सकते थे। केंद्र सरकार की ओर से तय मानदंडों पर ये जिले खरे उतरते हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से केंद्र सरकार ने हमसे जिलों की लिस्ट नहीं मांगी है। पश्चिम बंगाल ने कहा कि केंद्र सरकार को जो राज्य से उन जिलों की लिस्ट मंगानी चाहिए थी जहां इस स्कीम को लागू किया जा सकता था। यह समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की मदद करने का है जिन्हें इस संकट के दौर में अपना रोजगार गंवाना पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने एक तरह से राज्य को नजरअंदाज करने का काम किया है, क्योंकि सूबे में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग नहीं जा सकेंगे मतदान केंद्र। पोस्टल बैलेट से वोटिंग के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को जानकारी दी है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते 65 साल के ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा था। चुनावों के दौरान अब सोशल डिस्टेंसिंग आदि का भी पालन किया जाएगा। द प्रिंट के साथ बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 22 अक्टूबर 2019 को चुनाव आयोग की सिफारिश पर 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा देने के लिए कानूनी संशोधन किया गया था, ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग लोग आराम से अपने घर से ही वोट डाल सकें। अब आयोग ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए उम्र के इस दायरे को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब 65 साल से ऊपर के सभी लोग पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकेंगे। अरोड़ा ने यह भी बताया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ ही कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रह रहे लोग भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। इससे मतदान केंद्रों पर ज्यादा भीड़ भी नहीं लगेगी और लोगों को भी आसानी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर के जरिए सच छिपाने में लगी है। प्रियंका, जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर एफआईआर के जरिए सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मीडिया तक को सच दिखाने से रोका जा रहा है, तभी तो स्क्रोल वेबसाइट की पत्रकार सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का गंदा खेल खेला गया। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर करके सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती। जमीन पर इस आपदा के दौरान घोर अव्यवस्थाएं हैं। एक पत्रकार ने जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी में भूख से पीड़ितों पर स्टोरी की, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। उन्होंने कहा कि सच्चाई दिखाने से बिगड़ी व्यवस्थाओं में सुधार संभव है, लेकिन योगी सरकार पत्रकारों पर, पूर्व अधिकारियों पर, विपक्ष पर सच्चाई सामने लाने के लिए एफआईआर करवा दे रही है। यह बहुत शर्मनाक है। वहीं स्क्रोल वेबसाइट ने इस मामले में एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है वह अपनी स्टोरी पर कायम है, जो भी लिखा गया है वह सही लिखा गया है, ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। दरअसल स्क्रोल वेबसाइट ने 8 जून को एक स्टोरी चलाई थी, जिसमें बताया था कि वाराणसी के डोमरी गांव, जिसे पीएम मोदी ने 2018 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था, वहां लॉकडाउन के दौरान लोग भूख से परेशान थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गांव में लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल को राशन कार्ड के बिना भी जरूरतमंद लोगों को राशन दिए जाने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर शहीद हुए जवानों के सम्मान में जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं को दिया ये सुझाव। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारत चीन सीमा पर बढ़े तनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने जन्म दिवस को मनाने से मना कर दिया है। गांधी के मुताबिक गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को सम्मान देने के लिए ये फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बुधवार देर शाम हुए राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी की एन बीरेन सिंह सरकार से 9 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अगर सरकार विश्वास मत हासिल करने में असफल रहती है तो भाजपा पूर्वोत्तर के इस राज्य को खो देगी, जहाँ चुनाव के बाद कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद
बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाने में सफलता पाई थी। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया गया है जब पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी कानराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट या SPF नाम के नए गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस का एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी प्राप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली SPF ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर चर्चा निराशाजनक, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस कोविड-19 पर चर्चा को देखकर निराशा हुई है। श्री गहलोत ने बुधवार को कहा कि अब तक हर राज्य को कोविड-19 का सामना करने के लिए सर्वोत्तम उपायों के बारे में पता चल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यह देखकर निराशा हुई कि केंद्र और राज्यों के समक्ष जो चुनौतियां और बाधाएं हैं उन पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी कि केंद्र किस प्रकार से राज्यों के लॉकडाउन के बाद की कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगा। गौरतलब है कि राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले 13,000 से अधिक हो गए। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 3,54,065 और मरने वालों का आंकड़ा 11,903 है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।